हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो क्वेश्चन है या आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है ये एजुकेशन सब्जेक्ट से, यानी जिसका कोड है 09। क्या कोड है? 09 एजुकेशन सब्जेक्ट। एजुकेशन सब्जेक्ट है पेपर 2। पेपर 2 ये जो वीडियो है बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। ये सिर्फ इस सीरीज का नाम है डेली डोज, जहाँ पे हम एक और दो क्वेश्चन ही करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट वाइज। और इसमें जितने सारे ऑप्शन है इन सब का हम डिटेल में जानेंगे कि ऑप्शन क्या। एक क्वेश्चन से मान लो ये क्वेश्चन ना पूछ के, इसमें मान लो इसमें वेबर पे क्वेश्चन पूछा है, वेबर पे ना पूछ के स्टोनीज पे पूछ ले, सेमल पे पूछ ले, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए इस सीरीज का जो नाम मैंने रखा है वो डेली डोज रखा है, डीडी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु डिफाइन सोशियोलॉजी। ये कहाँ से है? एजुकेशनल स्टडीज से है। कहाँ से है? पेपर 2 का यूनिट फर्स्ट ही है, एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशनल स्टडीज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से। पहला क्वेश्चन है, हु डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ साइंस which attempt the interpretive understanding of the social action in order to the arrive at the causal explanation of its course and effects। किसने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को एक साइंस के रूप में? तो वेबर ने किया है। किसने किया है? वेबर ने। अब हम देखते हैं कि वेबर क्या कहते हैं, सैमुअल क्या कहते हैं, टॉनिस क्या कहते हैं। वेबर डिफाइंड सोशियोलॉजी एज a science that attempts the interpretive understanding of the social action in order to arrive at the causal explanation of its course and effects। इसका सही आंसर क्या है? वेबर। अब जो और इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ऐड कर लेते हैं। मैक्स वेबर इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। स्पिरिट, इनको मैक्स वेबर को किसके किसके लिए जाना जाता है? एथिक्स के, प्रोटेस्टेंट्स के लिए, और स्पिरिट ऑफ कैप्शन स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के लिए इनको जाना जाता है। इनका वर्क, इनकी ये बुक्स है, इनका ये काम है, इसके लिए जाना जाता है। His view have been much debated, but the key ideas of Weber was there was a link between the rise of capitalism and the ethos of self-control associated with the Protestant reform। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज में सोशल रिफॉर्म, मतलब सुधार करना। अब हम बात कर लेते हैं जॉर्ज सिमल के बारे में भी। जॉर्ज सिमल वॉज, जैसे ऑप्शन में आपने देखा यहाँ पे सिमल भी दे रखा है, तो जॉर्ज सिमल के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जॉर्ज सिमल was an early German sociologist and structural theorist for focused on urban life and form of the metropolis. He was known for creating social theories that fostered an approach to the study of society and broke with then accepted scientific methodology used to examine that natural world। अब पेरेटो के बारे में भी है, यहाँ पे पेरेटो है, तो पेरेटो के बारे में भी देखते हैं। पेरेटो क्या, कौन है, क्या है। ही पेरेटो इज मोस्ट वेल नोन फॉर 80-20 rules which he developed in 1966 after a mathematical observation of Italy incomes distribution। He is also famous for developing his first social cycle theory, he the circulation of elites as well as his welfare economic theory, Pareto efficiency। अब एफ्टोनिन्स क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन को हमने देख लिया कि कौन किस काम के लिए। चारों फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। टोनिन्स was a German sociologist, economist and philosopher. He was a significant contributor of sociological theory and field studies best known for distinguish between टू टाइप ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में ये बात करते हैं। किसके किसके बारे में बात करते हैं ये देखते हैं। जैमनीसेप्ट एंड गिलेसेप्ट, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, जो कि जिसका जो शब्द है जिसका जो शब्द है, क्या है इस शब्द का मतलब? इस शब्द का मतलब है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसके बारे में जर्मन शब्द है, ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब है कम्युनिटी एंड सोसाइटी।
तो आपको ये चारों ऑप्शन पसंद आया होगा, आपकी चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता चल गया कि क्या है कैसे है। सारे सोशियोलॉजिस्ट ही हैं, सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूजीसी नेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ग्रुप ऑफ पीपल पुलिंग अ ट्रक विथ अ रोप इज एन एग्जांपल फॉर डैश कोऑपरेशन। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक ट्रक को खींच रहा है रस्सी के सहारे से, उनको कौन सा कोऑपरेशन कहेंगे? तो उसका वो किस कोऑपरेशन का एग्जांपल है? तो डायरेक्ट कोऑपरेशन का एग्जांपल है। अब डायरेक्ट कोऑपरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या होता है, सेकेंडरी कोऑपरेशन क्या होता है, इनवॉलंटरी कोऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। The direct cooperation occurs when individual or group work directly together to accomplish shared goals. Generally, there is a close relationship between those working together in direct cooperation. Direct cooperation में directly काम करते हैं, जैसे हम खेल रहे हैं, जैसे हम कोई भी चीज खेल रहे हैं एक साथ, प्रे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक ही काम को कर रहे हैं, दूसरे अलग अलग, जैसे हम खेल रहे हैं तो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, या अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो सारे फुटबॉल ही खेल रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो सारे अभी एजुकेशन का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो सारे एक ही साथ एक टाइम पे पढ़ रहे हैं। ये कौन सा कोऑपरेशन है? डायरेक्ट कोऑपरेशन है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट कोऑपरेशन का, यहाँ पे एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल प्लेइंग, स्टडिंग, वर्किंग टुगेदर ऑन अ फॉर्म और अ रोड, बिल्डिंग एंड हाउस बिल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट कोऑपरेशन। कहीं भी हम काम करते हैं, चाहे वो किचन में काम कर रहे हो, चाहे हम स्कूल में काम कर रहे हैं, एक साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले को क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोऑपरेशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल पुलिंग अ ट्रक विथ अ रोप इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कोऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट कोऑपरेशन के बारे में। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स वर्क सेपरेटली and indirectly to accomplish shared goals. Indirect cooperation, देखो स्पेलिंग ही यहाँ पे खत्म हो गई, is usually based on division or labor। जैसे कि हम काम बांट दिए लेकिन काम का इम्पैक्ट एक पे ही पड़, किसी, जैसे मान लो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो बनाने में किसी ने कंटेंट बनाया, ठीक है, किसी ने कंटेंट बनाया, इस कंटेंट को किसी और ने बनाया, इसको रिकॉर्ड किसी और ने किया, ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग मेक देम अंडरस्टैंड किसी और, मतलब इसको समझा कोई और रहा है, और ये चल कर, यानी एक ये एक इस सबका सहयोग, इन सबके सहयोग से क्या बना? एक वीडियो बना। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन है एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। ऐसी फॉर एग्जांपल व्हेन कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक घर को बनाते हैं। इन सबको अलग अलग काम होता है ना, कि कारपेंटर्स कुछ और काम कर रहे हैं, प्लम्बर्स कुछ और काम कर रहे हैं, जो राजमिस्त्री है वो कुछ कुछ और काम कर रहा है, तो ये सारे आर्किटेक्चर जो है वो कोई और काम कर रहे हैं, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एक घर को बना रहे हैं। तो ये घर क्या, ये क्या, कौन सी एग्जाम्पल्स, कौन से कोऑपरेशन में आ गए? वो ये इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में आ गए। The cooperation is based on the principle of division of labor। division of labor, सबका काम अलग अलग बटा होना, लेकिन काम का उद्देश्य एक ही होना, क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कहा जाता है। सेकेंडरी कोऑपरेशन क्या है? सेकेंडरी कोऑपरेशन इज फाउंड इन सेकेंडरी ग्रुप सच एज गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियंस एंड churches and church। For example, in industry, each many work is cooperation with others is own wages, salaries, promotion, profits, and in some case prestige and power। Involuntary cooperation क्या है? Is a form of cooperation in which individual do not necessarily intended to cooperate but end up doing so because of aligning interests। Thus, a group of people pulling a truck which example is, ये तो पहले वाले का आ गया, ठीक है। अब एक बार इनवॉलंटरी कोऑपरेशन को फिर से करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई काम करने की इच्छा नहीं है मुझे, लेकिन क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, मेरी कंपनी ऐसा चाहता है मुझे करना, ये करना है, तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। जैसे आप अपने वर्क कल्चर में देखते होगे कि कुछ काम हमारी इच्छा के विरुद्ध भी करना पड़ता है हमें, क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉस है या जिस ग्रुप में हम जिस फॉर्म में काम करते हैं वो फॉर्म करवाना चाहता है हमें हमसे, तो हम करते हैं। वहां पे कौन सा अनैच्छिक, इसको हिंदी में अगर देखें तो अनैच्छिक, इसको यानी बिना इच्छा से जो हम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक।
तो आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल शब्द में समझ में आ गया होगा। अनैच्छिक कोऑपरेशन या अनैच्छिक सहयोग आप इसको कह सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा नहीं होते हुए भी आपको सहयोग करना पड़ रहा है या पड़ता है। तो आई होप कि 10 मिनट में आपको ये दो क्वेश्चन में आपको 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन के बराबर समझो और इंजॉय करो ऐसी डेली डोज, यानी डेली अब हमारा डेली फिर नेक्स्ट, आज डेली डोज 1 है, आज से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ये एक्सपेरिमेंट सही रहा तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बहुत टफ लगते हैं उस पर बात करेंगे हम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।